अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गुणवत्ता युक्त टसर रेशम पालन हेतु कोयों की देखभाल, हल्दी की अच्छी उपज के लिए फसल में प्रबंधन कार्य, हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन टसर रेशम पालन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अतः इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसान इसके कोयों को कब और किस समय पर काटें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे। कोसा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमको ज़्यादातर देखरेख की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जिसके बाद आपको कोसा मिलने वाला है और आप अपने घरों में कोसा को ले जाएंगे। इस दौरान सबसे पहला यह है कि जब आपका कीड़ा 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है, उस दौरान आप कीड़े को ध्यान में रखना है कि आप कीड़े का अनावश्यक ट्रांसफ़र न करें। कीड़ा अगर पूरी तरह से खाना खा लिया है और उसका ऊपर की तरफ अगर मुँह की तरफ उठा के चल रहा है तो आप समझिए कि कीट में कहीं न कहीं अब यह कोसा बनाने की स्थिति में है। और जिस समय कोसा बना रहा हो उस दौरान अनावश्यक ट्रांसफर न करें। कोसा बनाने के दौरान जब आपका कोसा तैयार हो रहा है उस दौरान आपको सुबह से शाम तक अपने फील्ड में समुचित तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर गिलहरी से नुकसान होता है, कौवे से नुकसान होता है, तमाम तरह के पक्षी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दौरान आपको फील्ड में उपस्थित रहना है जिससे इस दौरान कीट को कोई नुकसान न हो। विशेषकर सुबह के तौर पे सुबह के समय में अगर आप उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ही कीट जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया है वो भूखे रहते हैं और सुबह में आते हैं और उस दौरान नुकसान ज़्यादातर पहुंचाते हैं। तो अगर यह कोसा बनाने की जो स्टेज है ये 5 से 6 दिन तक चलता है फील्ड में, इस दौरान अगर आप समुचित देखरेख करते हैं तो आपको अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन होगा और उस कोसे से आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जनरली कोसा बनाने के दौरान हम कोसे को जब काटते हैं उसको समय से काटें। कोसा बनने के 3-4 दिन बाद ही उसको काटें, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर से लगता है कि हमारा कीट कोसा बना दिया है, लेकिन अंदर में वो सिल्क का उत्पादन करता रहता है। अगर आप समय से पूर्व वहां से आप हटा देंगे और घर में ले जाएंगे, समय से पूर्व कोसा काट लेंगे, तब भी आपका नुकसान है। और लेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि गिलहरी के द्वारा नुकसान होगा, कौवे के द्वारा नुकसान होगा, जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। कोसा काट करके आप ले आते हैं, उसको माला बना लीजिए, 5-5 का एक झुंड बना करके उसको 20 ऐसे झुंड बनाएंगे तो 100 की एक माला तैयार हो जाएगी। उस माले को सीधे लगा करके पेडंकल की तरफ आप बांध करके सीधे लगा करके फील्ड में आप जहां भी अपना ग्रेनेज कर रहे हैं वहां पे काट दीजिए, वहां पे टांग दीजिए। और जिससे अब अगर भंडारण उसका समुचित तरीके से करते हैं तो आपको किसी पेस्ट से उसका नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ होगा। अगर इस कोकून का आप उपयोग आने वाले क्रॉप में सीड
क्रॉप के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिजीज का समुचित तरीके से परीक्षण हो और इसके बाद आप उसको उत्पादन में उपयोग में ला सकते हैं। अगर इस कोसे का उत्पादन आपको बिक्री के लिए करना है तो समय से इसको सुखा करके बाजार में समुचित दर से इसको बेच दें और लाभ कमाएं। इस दौरान कोसा काटने के दौरान आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कोसा काटने के दौरान अगर कोई भी कोसा पूरी तरीके से न बना हो, उस दौरान आप उस कोसे को लेकर के आप काट करके अगर करते हैं तो उससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। जब तक कोसा पूरी तरीके से फील्ड में न बन गया हो, जल्दबाजी में कोसे को न काटें, जिससे आपको नुकसान होगा। बरसात के दिनों में अगर कोसा काटने के दौरान बरसात हो रही है तो गीले अवस्था में उसको न काटें, क्योंकि भीगा हुआ कोसा जब आप ले जाके भंडारण में करते हैं तो उस समय पे फंगस लगने का चांस है। इसलिए कोसा को ऐसे समय में काटें जब मौसम धूप वाला हो, जिससे आपको उस कोसे के तमाम तरह के कोसा में जो फंगस लगते हैं इस सब बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा और आपको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप आने वाले दिनों में आप समुचित तरह से तसर कीट पालन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे और अपने खेत की देखभाल करेंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा और उससे हमारे संस्थान की भी उन्नति होगी, देश की भी उन्नति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। हल्दी की अच्छी उपज के लिए फसल में प्रबंधन कार्य। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हल्दी की फसल इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर खड़ी है। फसल की उचित बढ़वार हो और कंदों का उचित विकास हो, इसके लिए हल्दी की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना है, आइए जानते हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। भाइयों, यदि आप हल्दी की खेती कर रहे हैं तो हल्दी की खेती की बुआई जो होती है वो अप्रैल मई माह में की जाती है। इस फसल का फ़ायदा ये है कि ये कहीं पे भी उगाई जा सकती है। अगर आपके पास बाग है, आम का बाग है, अमरूद का बाग है, या आपने किसी तरह के वृक्ष लगा रखे हैं, पॉपुलर का वृक्ष लगा रखा है, तो उसके अंदर भी आप इस हल्दी का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो इस समय आपकी फसल खड़ी है उसमें आप इस थोड़ा सा नाइट्रोजन, यानी जो आधी मात्रा आपको 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई जाती है, तो 60 किलोग्राम आपने बुआई के समय डाल दिया होगा। लेकिन अब इस समय अगर आपकी फसल थोड़ी बढ़ गई है तो इसको डाल के फिर मिट्टी जो फसलों पे है वो चढ़ा सकते हैं।
इसके दो फायदे होंगे। पहला तो यह है कि आपका खाद जो है वो जड़ों के पास पहुंच जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपके फसल को एक सहारा मिलेगा, जो वृद्धि यानी कि जो राइजोम है, जो कंद है, उसको एक जगह मिलती है, जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, इस समय अगर आपकी फसल खड़ी है तो इस समय अगर बारिश नहीं हो रही है तो एक सिंचाई ज़रूर करें, और अगर खरपतवार है तो खरपतवार को ज़रूर निकाल दें। इसमें बहुत बीमारियां नहीं आती हैं। ये फसल ऐसी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कीड़े और बीमारियां नहीं लगते हैं। फिर भी इसमें प्रमुख रूप से दो बीमारियां ज़रूर लगती हैं। जो पत्तों पे थोड़ा सा धब्बा आ जाता है, जिसको हम लीफ स्पॉट बोलते हैं। इसके अलावा लीफ ब्लॉच है, जिसमें कि पत्तों पे धब्बे पड़ते हैं और ऊपरी सतह पे काफ़ी पड़ते हैं। ये दो प्रकार की बीमारियां हैं। हालांकि ये दो प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो उत्पादन में काफ़ी अंतर नहीं लाती हैं, लेकिन फिर भी इन बीमारियों की वजह से पत्तियों का रंग जो है वो भूरा पड़ जाता है और उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है, यानी पौधों को खाने बनाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो दोनों बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फसल पे डाइथेन M45 जो फंजीसाइड है उसका उपयोग करें। करीब 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें तो ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसका प्रकोप नहीं होता है। तो इन दोनों बीमारियों से अपने फसल को बचाना है। इसके अलावा इसमें एक बीमारी जो आती है वो आती है राइजोम रोट या सॉफ्ट रॉट जिसे कहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपने जो बीज है, जो राइजोम है, उसको बोने से पहले उपचारित कर लेना है। उपचारण के लिए आप डाइथेन M45 का उपयोग कर सकते हैं। करीब 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने जो कंद हैं, जो राइजोम हैं, उसको डाल के करीब 20 मिनट तक उपचारित कर लें और धूप में सुखाने के बाद इसको बुआई के लिए इसका उपयोग करें। तो ये जो बीमारियां हैं वो नहीं आती हैं। और कीड़ों में इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं आते हैं। एक कीड़ा आता है जो पत्तियों को लपेट देता है, तो उस कीड़े से बचाव के लिए आप रोगार का उपयोग कर सकते हैं। करीब 1.5 ml रोगार जो है 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे तो ये जो कीड़ा है वो मर जाएगा। तो आप अपनी फसल का बचाव इस तरह से आसानी से कर सकते हैं जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल। जोहार झारखंड में। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
धान की फसल से खरपतवार निकालकर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन करना लाभकारी रहेगा। धान की फसल में तना छेदक तथा पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप से बचाव हेतु कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर व्यवहार करें। धान की खड़ी फसल में कहीं कहीं खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। सितंबर अरहर की बुआई शुरू कर दें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित है। प्याज का पौध जो कि 45 से 50 दिनों का हो गया हो, तैयार उथली क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। वातावरण में नमी बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीटों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें। कीट का प्रकोप दिखने पर अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाकर पुनः भंडारित कर लें। धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उनमें 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फूल गोभी की फसल में पत्ती खाने वाले कीट की रोकथाम हेतु स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम की खड़ी फसल में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीटों का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा में लाल भिरिंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोवास 76 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50-50 के अनुपात में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। मशरूम उत्पादक ऑयस्टर मशरूम की सीजर काजू प्रजाति की बिजाई करें। दूधिया मशरूम में यदि कवक जाल पूरी तरह से फैल गया हो तो चिकनी मिट्टी 2 भाग एवं बालू 1 भाग मिलाकर उपचारित करने के बाद केसिंग करें। हल्दी, अदरक और सूरण की फसल में झमाझम हो रही वर्षा के जल को अच्छी तरह से बहाव कर दें एवं जल को किसी भी हालत में जमा न होने दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाते समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। ओल में पौधे के तनों के चारों तरफ 3-4 ग्राम यूरिया एवं 4 ग्राम MOP प्रति गड्ढा डालकर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि उर्वरकों का सीधा संपर्क पौधों के तने से न हो। गर्भवती बकरियों एवं नवजात शिशुओं को सांद्रित भोजन एवं पेड़ों की पत्तियां दें। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले बैलों को भी सांद्रित एवं उच्च ऊर्जा स्रोत वाले भोजन दें। अभी के मौसम में जानवरों को रहने वाले स्थान को स्वच्छ, साफ सुथरा एवं जमीन सूखा रखें। खासकर नवजात शिशुओं में न्यूमोनिया होने की प्रबल संभावना इस समय होती है। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पटना के नागेंद्र कुमार ने। आपने धान की फसल में जल एवं खरपतवार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। धान की रोपनी के बाद कुछ ऐसी सावधानियां बरते जिससे कि धान को स्थापित होने और उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे। इस बात को ध्यान रखते हुए सबसे पहले धान की रोपनी के बाद कम से कम जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि रोपनी के बाद अगर लगातार 10 से 15 दिनों तक जल का जमाव कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर खेत में अवश्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहने से परेशानी किसान भाइयों को तब होगी कि जल अगर खेत में नहीं है तो वहाँ पर घास उग जाएंगे और घास जो है हमारे धान में दिए गए पोषक तत्वों को नाश करेंगे। साथ ही धान के साथ एक क्रॉप कंपटीशन स्थापित करेंगे जो पूरे फसल चक्र में उसको विकास के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि जल प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान दें। जहाँ कहीं भी जल प्रबंधन में त्रुटि आ रही है और घास आ गए हैं, उसके लिए
तुरंत जो है किसी भी वीडीसाइड या तीतनाशक दवा से घास को मारने के उचित प्रबंधन करें, ताकि किसी प्रकार से घास जो है पौधों के साथ अपना संघर्ष स्थापित नहीं करे और पौधे के विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हो। सबसे बड़ी बात है कि इस समय कई प्रकार के पोषक तत्वों के कारण या ऐसे पोषक तत्व जो देर से पौधे को मिलते हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी होने की संभावना नहीं रहती है और तब पौधे का विकास जो है आसानी से और अच्छी तरह होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि रोपनी के बाद कम से कम जल का प्रबंधन करें, पोषक तत्वों का पौधों पर उचित लाभ मिले, इसका ध्यान रखें। इसके लिए किसान भाई हमेशा अपने खेत में जाके इस बात की निगरानी करें कि इस तरह की परिस्थिति खेत में है या नहीं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन हेतु किसान किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण। नवजात बछड़ों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।